साल है 1526। दो सेनाएं दिल्ली के उत्तर में एक छोटे से शहर पानीपत के धूल भरे मैदानों में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ हैं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी सेना में आदमियों और घोड़ों का विशाल समंदर है। दूसरी तरफ एक बहुत छोटी सेना, जिसका नेतृत्व हिंदुकुश पहाड़ों के पार से आया एक युवा राजा कर रहा है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो चंगेज खान और तैमूर का वंशज है, एक योद्धा राजा जो अपना खुद का साम्राज्य बनाने का सपना देखता है। ये कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई जिसने हमेशा के लिए भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, साहस और दो दुनियाओं के टकराव की। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, एक ऐसा वंश जिसने अगले 300 वर्षों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। बाबर के वंशज मुगल बादशाह भारत पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। वो शानदार शहरों का निर्माण करेंगे, कला और साहित्य को संरक्षण देंगे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का निर्माण करेंगे। लेकिन इस साम्राज्य की नींव पानीपत के खून से सने मैदानों पर रखी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई के महत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी निगाहें लोदी वंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर डालनी होंगी। सल्तनत, जो कभी उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने वाली एक शक्तिशाली ताकत थी, गिरावट में थी। अफगान मूल के लोदी कमजोर हो गए थे, अपने सरदारों पर उनका नियंत्रण कमजोर था और विद्रोह व्याप्त थे। 1517 में सिंहासन पर बैठने वाला इब्राहिम लोदी एक अलोकप्रिय शासक था। उसके कठोर शासन और शक्की स्वभाव ने उसके कई सरदारों को उससे दूर कर दिया। उसे अपने ही रैंकों से विद्रोह का सामना करना पड़ा। पूर्व में बंगाल सल्तनत एक निरंतर खतरा थी। एक समय की शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत अपनी पिछली छाया बन चुकी थी, जो लेने के लिए पकी हुई थी। एक भव्य दृष्टि वाले एक युवा राजा बाबर का प्रवेश होता है। 1483 में आज के उज्बेकिस्तान में जन्मे बाबर का वंश प्रभावशाली था। वो क्रूर मध्य एशियाई विजेता तैमूर का प्रत्यक्ष वंशज था। छोटी उम्र से ही बाबर तैमूरी अदालत की परिष्कृत संस्कृति और युद्ध की कठोर वास्तविकताओं दोनों से अवगत था। 12 साल की उम्र तक उसे पहले ही एक छोटा सा राज्य फरगना विरासत में मिल चुका था। मध्य एशिया में अपनी पैतृक भूमि पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लड़ते हुए उनका जीवन विजय और पराजय के बवंडर में बीता। लेकिन बाबर की एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी, हिंदुस्तान को जीतना, जो अनकही दौलत और वैभव की भूमि थी। उसने इसके धन और उसकी उपजाऊ भूमि के किस्से सुने थे। उसने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी में एक अवसर देखा। 1524 में उसने भारत पर अपनी निगाहें जमा ली। बाबर की सेना बड़ी नहीं थी, लेकिन यह अत्यधिक गतिशील और अनुशासित थी। उसके पास एक महत्वपूर्ण फायदा था, बारूद तोपखाना। भारत में तोपें और बंदूकें अभी भी अपेक्षाकृत नई थीं, और बाबर ने अपने मध्य एशियाई अभियानों में उनके उपयोग में महारत हासिल कर ली थी। वो जानता था कि यह तकनीकी श्रेष्ठता संख्यात्मक रूप से बेहतर, लेकिन तकनीकी रूप से हीन भारतीय सेनाओं के खिलाफ निर्णायक हो सकती है। इस बीच आसन्न खतरे पर प्रतिक्रिया करने में धीमे इब्राहिम लोदी ने आखिरकार अपनी सेना इकट्ठा कर ली। उसकी सेना विशाल थी, जिसमें युद्ध हाथी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना शामिल थी। हालांकि यह एक बोझिल सेना थी, जिसमें बाबर की सेना के अनुशासन और गतिशीलता का अभाव था। उत्तर भारत के भाग्य का फैसला करने वाली लड़ाई, टाइटन्स के टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। भाग 5, पानीपत, रंगमंच तैयार करना। दोनों सेनाएं पानीपत शहर के पास मिली, जो एक रणनीतिक स्थान था जिसने अतीत में कई लड़ाइयां देखी थीं। एक चतुर रणनीतिकार बाबर ने अपना युद्ध क्षेत्र सावधानी से चुना। वो जानता था कि वो इब्राहिम की बड़ी सेना के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने और मात देने के लिए अपनी छोटी, अधिक मोबाइल सेना का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी सेना को एक रक्षात्मक गठन में व्यवस्थित किया, अपने किनारों को खाइयों और बाधाओं से बचाते हुए। उसने अपनी तोपों को रणनीतिक रूप से तैनात किया, उन्हें उनकी सीमा और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उठे हुए प्लेटफार्मों पर रखा। बाबर की योजना इब्राहिम की सेना को एक जाल में फंसाने की थी। पलटवार शुरू करने से पहले अपने तोपखाने का उपयोग करके उनके रैंकों को नष्ट करने के लिए। भाग 6, 21 अप्रैल 1526 की सुबह। 21 अप्रैल 1526 को सूरज उगा। युद्ध के मैदान पर एक भयानक चमक पड़ रही थी। माहौल तनाव और प्रत्याशा से भरा हुआ था।
दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, आदमियों और हथियारों का समंदर। हिंदुस्तान की किस्मत अधर में लटकी हुई थी। लड़ाई की शुरुआत इब्राहिम की सेना की ओर से तीरों की बौछार से हुई। लोदी सैनिक बाबर की पंक्तियों की ओर बढ़े, अपनी संख्या पर भरोसा करते हुए, लेकिन उनका सामना एक ओग्लुशिटल नोई गर्जना से हुआ। बाबर की तोपों, अंगूर के गोले और अन्य घातक प्रोजेक्टाइल से भरी हुई आग और लोहे का तूफान आ गया। लोदी रैंकों को नष्ट कर दिया गया, उनकी प्रगति को रोक दिया गया। तोपों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जो जमीन को हिला रही थी और इब्राहिम के सैनिकों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। भाग 7। तोपों की आग और घुड़सवार सेना के हमले। विनाशकारी तोपखाने की आग के बावजूद इब्राहिम लोदी की सेना ने अपना हमला जारी रखा। सैनिकों की लहर दर लहर बाबर के बचाव में दुर्ब क्रैश गई। लड़ाई घंटों तक चली। तलवारों, तीरों और बारूद की अराजक मारपीट। हाथी, बख्तरबंद और स्पाइक्स और ब्लेड से सजे हुए युद्ध के मैदान में घूमते रहे, जिससे दहशत और भ्रम फैल गया। अपने युद्ध घोड़े पर सवार बाबर ने कौशल और साहस के साथ अपने सैनिकों की कमान संभाली। उसने अपने आदमियों को रैली की, उनसे रेखा को पकड़ने का आग्रह किया। युद्ध के मैदान में उसकी आवाज गूंज उठी, जिससे उसके सैनिक बाघों की क्रूरता से लड़ने के लिए प्रेरित हुए। लड़ाई का नतीजा अभी भी अनिश्चित था। दो शक्तिशाली ताकतों के बीच एक नाजुक नृत्य एक घातक आलिंगन में बंद था। भाग 8। ज्वार मुड़ता है, बाबर का मास्टर स्ट्रोक। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, बाबर ने अपने मास्टर स्ट्रोक को हटा दिया। उसने अपनी घुड़सवार सेना को इस महत्वपूर्ण क्षण तक रिजर्व में रखा, एक फ्लैंकिंग पैंतरेबाजी शुरू करने का आदेश दिया। मुगल घुड़सवार तेज और घातक लोदी के किनारों के चारों ओर बह गए, जिससे वे गार्ड से दूर हो गए। उन्होंने दुश्मन के रैंकों पर आरोप लगाया, उनके कैंची धूप में चमक रहे थे। लोदी सेना पहले से ही लगातार तोपखाने की आग और बाबर के सैनिकों के भयंकर प्रतिरोध से निराश क्रंबलने लगी। जंगल की आग की तरह दहशत उनके रैंकों में फैल गई। उन्होंने गठन को तोड़ा और भाग गए। मुगल घुड़सवार सेना द्वारा उनका पीछा किया गया। युद्ध का मैदान अराजकता में बदल गया, एक ऐसा मार्ग जहां से कोई बच नहीं सकता था। भाग 9। परिणाम। एक नए युग की शुरुआत। इब्राहिम लोदी अपने सैनिकों द्वारा छोड़े गए, बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः युद्ध के मैदान में मारे गए। उनकी मृत्यु ने लोदी वंश के अंत और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। विजयी लेकिन थके हुए बाबर ने विजयी होकर दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा हासिल कर ली थी, लेकिन वो जानता था कि असली चुनौती आगे है, अपनी शक्ति को मजबूत करना और एक स्थायी राजवंश स्थापित करना। पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक किया। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो आने वाली सदियों तक भारत के भाग्य को आकार देता रहा। भाग 10। मुगल विरासत, कला, वास्तुकला और साम्राज्य। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य भारत पर एक स्थायी विरासत छोड़ेगा। उनके उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से अकबर महान के तहत मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया, इसकी सीमाओं का विस्तार किया और एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई, जिसने अपने विविध विषयों को एकीकृत किया। मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद जैसे शानदार शहरों का निर्माण किया, जो आश्चर्यजनक मस्जिदों, महलों और बगीचों से सजे थे। ताजमहल अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया, आज भी मुगलों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 11। निष्कर्ष। पानीपत की गूंज। पानीपत की पहली लड़ाई केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक संघर्ष था, दो दुनियाओं का मिलन था। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, मुगल शासन का एक ऐसा युग जिसने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। पानीपत के मैदानों पर उस भयावह दिन की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। मुगल साम्राज्य भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक भारत की कला, वास्तुकला, भाषा और भोजन में जीवित है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण क्षण, पानीपत की पहली लड़ाई, हमें इतिहास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है, जो वर्तमान को आकार देती है।